सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लेके आए हैं हमारा फोर्थ चैप्टर ऑफ द एनसीईआरटी ऑफ 7th क्लास, ठीक, जिसका नाम है एयर। हवा के बारे में आज हम बात करेंगे। एवरीथिंग रिगार्डिंग एयर, विंड, सब कुछ। हम बहुत चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे इस स्पेशल इस चैप्टर में, ठीक है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अच्छा, एक चीज़ आपको एक वो बताऊंगा, एक हायर एक काइंड ऑफ हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज है, जैसे कि 6th हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसमें एक बेसिक था, बेसिक एक इंट्रो था। 7th में क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। 8th में क्या होगा एक्सप्लेन कर देंगे। 9th एंड 10th में क्या होगा, कॉन्सेप्ट, डीप कॉन्सेप्ट होगा, ठीक, प्लस डीप एक्सप्लेनेशन होगा। एंड फिर सेम विद द 11th एंड 12th, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मेजर ये बुक्स हैं, 9, 10th, 11th, 12th। बट ये जो हमारी तीन जो हम करेंगे 6, 7, 8, इससे हमारा क्या बनेगा, एक बेस बन जाएगा, ठीक है, जिसपे हम अपना फर्दर हम पढ़ाई करेंगे, ठीक। तो ऑलराइट, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। वैसे आज का टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि अच्छा खासा इसमें कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं, तो ये टाइम लेगी अपनी। तो कोई नहीं, हम करेंगे आराम से। तो हम एयर के बारे में बात करते हैं, हवा के बारे में। तो ये शुरू है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमें पता है, और लिविंग बीइंग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। हमें सांस लेने की जरूरत पड़ती है जो हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं, ठीक है। यही एक बार आगे बताया गया है। और हमको प्रोटेक्ट भी करती है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन की रेज से, जो कि ओजोन लेयर हमारा, ठीक है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन। मतलब बेक मतलब हम बेकरी में मतलब काइंड ऑफ भुंज जाते हैं, ऐसे करके बता रहा है। ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग द नाइट, मतलब ऐसा बता रहा है कि दिन में हम भुंज जाते हैं और रात में हम ठंड मतलब जम जाते हैं। सो इट इज दिस मास ऑफ एयर दैट हैज मेड द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ लाइवेबल, ठीक। एटमॉस्फेयर इज समथिंग जिसने हमको एक अर्थ के टेम्परेचर पे रहने के अनुकूल बनाया है, सर के। एक CO2 के बारे में इंपॉर्टेंट रिलीज दे रखा है कि CO2 रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो कैसे, देखो, ये हमारा अर्थ है। आपको एक समझा देता हूँ, बेसिक समझ लेना। ये मान लो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक। इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, उसमें हमारी CO2 भी है। हमारी जब सन की रेज आती हैं अर्थ में, तो ये CO2 क्या है, उसके लिए ट्रांसफरेबल है, मतलब कि CO2 आने देती है अर्थ पे। रेज आ गई, ठीक। लेकिन जब ये शाम को जब सूरज ढल रहा होता है, तो यहाँ से जब रेज वापस जाने की कोशिश करती हैं, तो ये क्या करते हैं, उनके लिए नॉन ट्रांसपेरेंट है, तो उनको जाने नहीं देती है। CO2 उसको क्या करती है, ट्रैप कर लेती है। तो बहुत कम पोर्शन होता है जो वापस जा पाता है। तो इससे क्या होता है, एक हीट मेंटेन रहती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो CO2 हम कहते हैं ना, बेकार है, नो भाई, एक अमाउंट में हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अभी क्या, ग्लोबल वार्मिंग, CO2 और ये सब अदर गैसेस का ना बहुत ज्यादा वो हो रहा है, तो इसलिए प्रॉब्लम कर रहे हैं। ऐसे कि द ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। CO2 को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन, मैंने कहा ना। However, when its level in the atmosphere increase due to factory smoke वगैरह, कार के फ्यूम से हीट रेटेड इंक्रीज, मतलब हीट अगर बढ़ती रहेगी, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, दिस इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। मतलब कि एक लिमिट से ज्यादा अगर आपने हीट बढ़ा दी, तो उससे क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बन जाएगा। दिस राइज इन टेम्परेचर causes the snow in coldest parts of the world to melt। एटमॉस्फेयर में हमारा हीट बढ़ जाएगा, तो हमारे जो स्नो वगैरह है, ग्लेशियर्स और पिघल जाएंगे, जिससे हमारा सी लेवल बढ़ जाएगा, उससे फ्लड आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, कौन से, कोस्टल एरियाज में, ठीक है। प्लास्टिक चेंज हो सकता है, प्लास्टिक में क्लाइमेट में, और एक्सटेंशन हो, बहुत सारी चीज़ों का एक्सटेंट खत्म हो सकती हैं। सम प्लांट्स और एनिमल्स लॉन्ग रन में खत्म हो सकते हैं। सब कुछ बताया गया कि क्या हो सकता है अगर पहले से नहीं रहा तो, ठीक। अब हम बात करते हैं हमारे कंपोजिशन एटमॉस्फेयर के ज्ञान, ठीक। डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल वी ब्रीदिंग इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। हमें पता है, ठीक है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। मेजर यही है, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। आपको दिख रहा, इसमें दिख रहा होगा, ठीक है। ये 78, ये 21%। बची हुई CO2 0.03%, आर्गन 0.93%, और ऑल अदर्स में आ जाती है 0.04%। देखो क्या क्वांटिटी, क्या ही इनकी है, बट स्टिल दे प्ले अ वेरी मेजर रोल, ठीक। CO2, helium, ozone, argon and hydrogen are found in lesser quantities apart from these gases. Tiny dust particles, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स, धूल के कण, और ऑल्सो प्रेजेंट हवा में है। द पाई चार्ट गिव्स यू, ठीक है, बता रखा है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर, ठीक है। सबसे ज्यादा भरपूर मात्रा में गैस हमारी अवेलेबल है अर्थ पे, दैट इज नाइट्रोजन, ठीक, 78%। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। जब हम सांस लेते हैं
तो कुछ अमाउंट नाइट्रोजन भी हम लेते हैं इनटू आवर लंग्स एंड फिर हम उसको बाहर निकाल देते हैं। बट प्लांट्स हम 7 जितनी परसेंट लेते हैं ना, जितनी जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, जितने भी परसेंट लेते होंगे उसमें से बहुत सारी हम अपने उसमें डिज़ोल्व कर लेते हैं ब्लड में, उसके बाद कुछ CO2 निकालते हैं प्लस ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो जाती है। बट मान लो नाइट्रोजन हमने 10% ली है तो हम 10% ही नाइट्रोजन बाहर निकालेंगे, हमारे लिए कोई फायदा नहीं होता है इस करके। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन, प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होता है फॉर देयर सर्वाइवल के लिए। दे कैन नॉट टेक, वो किस चीज़ में क्या नहीं कर सकते, दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। अच्छा, नाइट हमारे जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो हवा से डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल, एक बैक्टीरिया जो मिट्टी या फिर प्लांट मतलब पौधों की जड़ में रहता है, वो नाइट्रोजन लेता है हवा से एंड चेंज करता है इसको सो दैट द प्लांट इसको यूज कर सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये स्टेटमेंट में आ जाएगा कि भाई नाइट्रोजन क्या हमारे प्लांट्स वगैरह डायरेक्टली ले लेते हैं? नो, वो एक बैक्टीरिया के थ्रू लेते हैं जो थ्रू सॉइल या फिर जो रूट ऑफ द प्लांट है उसके थ्रू लेते हैं। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस, 21% हमें पता है इन द एयर। ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखो, हमारे जो हरे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन जब वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। याद रखना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, इफ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब, पता है। CO2 is another important gas है। Green plants use CO2 to make their food and release oxygen। समझ रहे हो ना, हम फूड मतलब जब वो बनाते हैं हमारे पेड़ पौधे तो वो CO2 का यूज करते हैं। ठीक, और निकालते किसको है, O2 को निकाल, और हम O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। जैसे कि ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज CO2, ठीक है, हम CO2 रिलीज करते हैं और इनहेल करते हैं ऑक्सीजन। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 रिलीज बाई ह्यूमंस, हमसे जो अमाउंट रिलीज होती है ना इसकी CO2 की, seems to be equal to the amount used by plants which make a perfect balance। मतलब जितनी CO2 हमारे प्लांट्स यूज करते हैं उतनी हम CO2 निकाल देते हैं। तो काइंड ऑफ ये इधर गई ये इधर आई, बैलेंस बन गया। ठीक, ऐसे ही होता है। However, the balance is upset by burning of fuels। अभी ये बैलेंस थोड़ा बिगड़ रहा है क्योंकि हम फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं सच एज कोल एंड वगैरह, ऑयल वगैरह। दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ CO2 in the atmosphere each year। ठीक, as a result the increased volume of CO2 is affecting the earth's weather and climate को affect कर रहा है। तो इसमें एक फैक्ट दे रखा है, आपको पता है कि व्हेन हेयर, जब हम हीट को मतलब हवा को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, इट एक्सपेंड फैलती है, हमें पता है, लाइटर हल्की हो जाती है एंड ऊपर चली जाती है। ठीक है, कोल्ड एयर इज डेंसर, कोल्ड एयर जो ठंडी हवा होती है वो घनी होती है एंड हैवी होती है एंड दैट इज व्हाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन, ये नीचे बैठती है। व्हेन हॉट एयर राइजेस, जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो कोल्ड एयर नीचे आ जाती है उसके एरिया को घेरने के लिए। ठीक है, सराउंडिंग एरिया रशेस टू देयर टू फिल द गैप, दैट इज हाउ एयर सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। मान लो एक जगह है, पहले यहाँ पे लो प्रेशर है, जब लो प्रेशर बनेगा तो क्या होगा, यहाँ की हवा यानी कि गर्म हो रही है, यहाँ पे जब सनलाइट डायरेक्टली पड़ रही है तो यहाँ पे मान लो ये घर है, ठीक, ये छत है, ये छत के नीचे हवा है और ये डायरेक्टली कैसी है, ओपन में जगह, तो यहाँ पे जल्दी गर्म होगी क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट, तो लो प्रेशर बनेगा तो यहाँ से हवा ऊपर उठेगी। ठीक है, गर्म हवा ऊपर उठेगी और यहाँ से जो ठंडी हवा वो ऐसे भागेगी। ठीक है, स्पीड से फटाफट फटाफट, तो ये एक सर्कुलेशन बन जाएगा सर्किट। अच्छा, जैसे हम इसका एक एग्जांपल बताऊं, हमारे घरों में जो वेंटिलेटर्स होते हैं ना वो हम हमेशा ऊपर क्यों लगाते हैं, क्योंकि गर्म हवा जो भी होगी वो ऊपर उठेगी और निकल जाएगी। अगर हम वेंटिलेटर्स नीचे लगाएंगे तो नीचे से तो भाई हैवी होती वो होती ठंडी हवा, वो नहीं निकलेगी ना, इसलिए ऊपर लगाते हैं, इसका ये रीजन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब वैसे ही पहुंच जाता है। ये कुछ न्यूज़पेपर वगैरह हैं कि क्या क्या उसका क्या चल रहा है। स्ट्रक्चर हमारे एटमॉस्फेयर क्या है, और एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस से। तो ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल यानी कि आयन मंडल, एंड एक्सोस्फेयर वायुमंडल। आपको पहले बता चुका हूँ, ट्रोपोस्फेयर दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर की है। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। ठीक है, 8 से 18 या फिर 13। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर, जो हम हवा लेते हैं वो यहीं पे एग्जिस्ट करती है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमेना लाइक रेनफॉल वगैरह यहीं पे होती है, हमारे रेनफॉल तूफान वगैरह सब यहीं पे होता है। ठीक, अब इसके ऊपर आता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि
समताप मंडल। Above the troposphere lies the stratosphere। ये 50 किलोमीटर तक है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड, से फ्री है, एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना। ठीक है, यहाँ पे वेदर फिनोमेना होते हैं। यस, मेक्स कंडीशंस मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग। अच्छा, यहाँ पे वेदर फिनोमेना कम होते हैं, तो उससे क्या होता है, एक आइडियल कंडीशन बन जाती है हमारे एरोप्लेन वगैरह चलने के लिए। किसमें? स्ट्रेटोस्फेयर में। वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट कि ये कंटेन करती है लेयर, ये जो ओजोन लेयर को। ठीक है, ओजोन लेयर के इसको वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। सन रेज से हमको ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है, हमको पता है ऑलरेडी। अब बात करते हैं मेसोस्फीयर, जो थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये कहाँ पे लाई करता है? स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर। इट एक्सटेंड्स टू द हाइट ऑफ 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर। क्या था? 8 से 18, 18 से 50। ये देखो, मतलब 13 जो दे रखा है उन्होंने एवरेज दे रखा है, 18 तक होता है जनरली, फिर 50 तक है, फिर 80 तक है ऊपर, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। ठीक है। मीटियोराइट्स, वंस ऑफ मीटियोराइट्स क्या होते हैं? हमारे उल्का पिंड्स। वन अप इन द लेयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट बढ़ जाती है। दिस लेयर एंट्रिंग फ्रॉम द स्पेस से यहाँ पे मीटरोइड चल जाते हैं। किसमें? मीजोस्फीयर में। अब ऐसे याद रख सकते हो कि मीजोस्फीयर में एम आ गया और मीटरोइड्स में भी एम आ गया, ऐसा बना सकते हो। फिर हमारा आता है थर्मोस्फीयर। इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली। ठीक, हमारे यहाँ पे टेम्परेचर बहुत तेज बढ़ता है क्योंकि हाइट बढ़ती है। विद इंक्रीजिंग हाइट, आयोनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। आयोनोस्फीयर इसी का पार्ट है। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 से 400 किलोमीटर तक का होता है, एंड द लेयर हेल्प्स इन द रेडियो ट्रांसमिशन वगैरह में हेल्प करता है। ठीक है, इनफैक्ट रेडियो वेव्स वगैरह यहीं से होती हैं ट्रांसफर हमारी अर्थ के लिए, आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। ठीक है, हमारे सैटेलाइट वगैरह यहीं पे काम करते हैं। एक्सोस्फीयर हमारा बाह्यमंडल है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फीयर। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर, लाइट गैसेस, मतलब यहाँ पे हीलियम वगैरह, हाइड्रोजन वगैरह होती है, फ्लोट करती है इनटू द स्पेस फ्रॉम एयर। ये स्पेस की बात, इसके बाद तो स्पेस शुरू हो जाता है, और आपको पता है स्पेस में जितना पास जाओगे सूरज आपको मिलता जाएगा पास में, तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है, वेदर एंड क्लाइमेट की बात करते हैं। इज इट गोइंग टू रेन टुडे? वो मैं आपको सरप्राइज, जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया ना सारी लेयर्स, मैं आपको पहले भी समराइज कर चुका हूँ, और आपको 9th में जब ज़्यादा अच्छे से समराइज करूंगा, क्योंकि उस टाइम पे हमारे फैक्ट्स काफी हद तक कंप्लीट हो चुके हैं। ऑलराइट, तो वेदर क्लाइमेट की बात करें। इज इट गोइंग टू रेन टुडे? विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे? ऐसे पूछ रहा है। हाउ मेनी टाइम्स हैड वी हर्ड दिस फ्रॉम एनेक्सियस क्रिकेट फैंस स्पेकुलेटिंग द फेट ऑफ वन डे मैच वगैरह वगैरह। इफ वी इमेजिन आवर बॉडी टू बी अ रेडियो एंड द माइंड इट्स स्पीकर, वेदर समथिंग। ठीक है, सब पढ़ लेना। A hot or humid weather may make one irritable. A pleasant breezy weather, सब बता रहे हैं कि ऐसा वेदर होगा तुमको कैसा फील होगा, ऐसे करके। ठीक, तो इट्स, इसका जो फाइनल मतलब ये है कि अ प्लीजेंट ब्रीजी वेदर, एक अच्छा मौसम होगा, हमको चेयरफुल बना देगा, इवन प्लान फॉर एन आउटिंग के लिए। ठीक है, हम बना सकते हैं। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन एक जगह की फॉर अ लॉन्गर पीरियड टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट। ठीक है, अब एक जगह पे लगातार बारिश हो रही है तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो गया? मानसून, मानसून क्लाइमेट हो गया, जो हमारा इंडिया में कहाँ पे है? हमेशा मानसून नाम में। ठीक है, अच्छा, तो मतलब वेदर फोरकास्ट हम इसीलिए पढ़ते हैं। चलो, सबसे पहले बात करते हैं हम टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर यू फील एवरी डे। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज द टेम्परेचर। कितना गर्म कितना ठंडा वगैरह वगैरह। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट, मतलब सिर्फ दिन और रात में चेंज नहीं होता, बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन चेंज होता रहता है, पता है। समर्स में ज़्यादा गर्म होता है और विंटर्स में कम। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इन्फ्लुएंस करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, आइसोलेशन, इंसोलेशन। देखो, एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन का इन्फ्लुएंस पड़ता है इंसोलेशन पे। अब इंसोलेशन क्या है? इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी है। ठीक है, जो अर्थ से इंटरसेप्ट की जा रही है, अर्थ से अर्थ को मिल रही है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, हम कितनी अमाउंट की इंसोलेशन कर रहे हैं, डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर। हम, आपको पता है इक्वेटर पे कम होती है क्योंकि वहां पर स्लैंट रे वो पड़ती है हमारी रेस। ठीक है, टू वर्ड्स द पोल।
therefore the temperature decreases in the same manner, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है. Now do you understand why poles are covered with snow? क्योंकि वहाँ से लैंडस्लाइड आए हैं, वहाँ पे कम रहता है हमारा टेम्परेचर. अगर अर्थ का टेम्परेचर rises टू हाई हो जाए तो इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो. मतलब कुछ फसलों के लिए बहुत गर्म हो जाएगा. टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेज. आपको पता है क्यों? ये सिटीज ज़्यादा डेंस होती हैं, विलेज ओपन एरिया होता है, ऐसे करके. द मतलब और सेकंड रीजन है द कंक्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग्स एंड द एसफॉल्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे. जो कि जनरली आपको मैक्सिमम कहाँ मिलेगा? सिटीज़ में मिलेगा. दिस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट. ये हीट रात में छोड़ी जाती है, मतलब जनरली ऐसा होता है. अच्छा, आपको पता है कि द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस वो होता है. इट वॉज इन्वेंटेड बाई एंड्रेस सेल्सियस ऑन द सेल्सियस स्केल. वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, हमें पता है, एंड बॉइल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे. इफेक्ट था. Also, the crowded high-rise buildings of the cities trap the warm air and thus raise the temperature of the cities. तो बिल्डिंग होती हैं वो हाई, मतलब उसको ट्रैप कर लेती हैं गर्म हवा को, इसलिए वो क्या हो जाता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है. अब एयर प्रेशर की बात करते हैं. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबव अस प्रेशर्स अस विद अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडीज. हमारी बॉडी पर बहुत प्रेशर लग रहा है. हाउएवर वी डोंट इवन फील. हमें फील क्यों नहीं होता? बिकॉज हम जितना एयर प्रेशर हमारे ऊपर लग रहा है उतना ही हमारी बॉडी बाहर की तरफ एक एक प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, ठीक है, जिसको बोलते हैं काउंटर प्रेशर, जिससे हमारे बॉडी में बैलेंस बना रहता है, ठीक है. एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस. मतलब अर्थ की सतह पर हवा कितना प्रेशर डाल रही वो होता है हमारा एयर प्रेशर, ठीक है. अब सरफेस हम भी रहते हैं तो हमारे ऊपर भी प्रेशर लगता है. चलो, एज बी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं द प्रेशर फॉल्स रैपिडली. हमने आपको बताया था ना, जितने आप हाइट पे जाओगे उतना आपको प्रेशर कम होता जाएगा. द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल. सी लेवल जो कि नीचे सबसे निचला स्तर है, वहाँ पे हमारा हाईएस्ट होता है. एंड डिक्रीजेज विद हाइट. जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं ऐसे ये सी लेवल है, प्लेन, फिर प्लेट्यू आता है, ठीक है, फिर हिल आती है, फिर माउंटेन्स आते हैं. तो जितना ऊपर आप जाते जाओगे हमारा प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक. Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air. वही है जो मैंने आपको बताया, एट अ गिवन प्लेस. इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, वहाँ की हवा जल्दी से गर्म हो जाती है और राइज उड़ जाती है गर्म होकर. वहाँ पे क्या बन जाता है, चूँकि लो प्रेशर, अभी आपको बताया था ना. दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया. देखो यहाँ पे दे दिया कि लो प्रेशर एरिया को बनाता है. लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर. ये देखो, लो प्रेशर होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे से चूंकि गर्म हवा ऊपर उठ रही है तो ठंडी हवा कहीं ना कहीं से उसको जगह भरने के लिए आएगी. तो मौसम कैसा हो जाएगा, क्लाउड्स पर आ जाएंगे और हो सकता है बरसात हो जाए. इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर, जहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है, द एयर इज कोल्ड, हमारी हवा ठंडी होगी. इट इज देयरफॉर हैवी एयर सिंक्स करती है, मतलब नीचे आती है, एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया, ठीक है. हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काईज. क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे कुछ नहीं है. जैसे कि आपको बताऊँ, पोल्स, वहाँ पे हाई प्रेशर क्यों रहता है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है. अब टेम्परेचर कम है तो प्रेशर हाई रहेगा, ठीक. इसलिए वहाँ पे क्लियर स्काईज रहता है और सनी स्काईज रहता है. अच्छा, इसमें एक और फैक्ट दे रहा है. ऑन द मून देयर इज नो एयर एंड हेंस नो प्रेशर. हमारे चंद्रमा पे कोई हवा नहीं है, उसकी वजह से कोई प्रेशर नहीं. तो एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वेयर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स, पहन के जाते हैं ना, फिल्ड विद एयर व्हेन दे गो टू द मून, ठीक है. If they did not wear these space suits, the counter pressure exerted by the body of the astronauts would make the blood vessels burst. मतलब क्योंकि बॉडी हमारा बाहर जो प्रेशर लगा रही है उतना प्रेशर हमारे ऊपर मून नहीं लगाएगा, क्योंकि मून में कोई वो नहीं है ना, एयर और प्रेशर नहीं है. तो हमारी बॉडी जो लगाएगी उससे हमारी बॉडी फट जाएगी. तो द एस्ट्रोनॉमर्स वुड ब्लीड, उनका ब्लड निकल आएगा, ऐसे बताया. एक इफेक्ट है, द एयर हमेशा कहाँ से मूव करता है, हाई प्रेशर की तरफ मूव करता है, ये तो पता ही है, ठीक है. A wind is named after the direction from which it blows. Example, the wind blowing from the west is called westerly. अच्छा, मतलब अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है तो उसको बोलते हैं वेस्टर्लीज, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ बह रही है तो उसको बोलेंगे ईस्टर्लीज. ओके. अरे हम लोकल में कहते हैं ना, पछयाव चल रही है, पूर्वाई चल रही है. तो पूर्वाई मतलब जो पूरब से चल रही होती है, और पछयाव मतलब जो पश्चिम चल रहा होता है. वो विंड के बारे में बात करते हैं.
द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, हवा का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना इज कॉल्ड विंड, हवा। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स फ्रॉम द पेवमेंट ऑफ क्रॉप रूट्स ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। ये बता रहे हैं तूफान के समय या फिर नॉर्मली जो हमारी सूखी पत्तियां होती हैं वो उड़ती हैं विंड से, हम सबको पता है। समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली, कभी जब कभी भी मतलब जब भी हवा स्लोली चलती है, यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक, मतलब धुआं या फिर रेत या मिट्टी वगैरह उड़ा के हम पता लग सकते हैं कि किधर चल रही है हवा, ठीक है। और एट टाइम्स विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज डिफिकल्ट टू वॉक अगेंस्ट, कई बार ऐसा होता है कि बहुत तगड़ी हवा होती है, हम नहीं चल सकते यार, एक साइक्लोन या फिर तूफान वगैरह का टाइम होता है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस, इट इज नॉट टू इजी टू होल्ड अम्ब्रेला, छाता वगैरह ऑब्वियसली नहीं पकड़ सकते हो ना विंडी डे पे, ऐसे करके बता रहे हैं, कुछ और देख सकते हो आप, समझ सकते हो। प्रॉब्लम्स फॉर यू, विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। अब देखो विंड्स हमारे लिए तीन टाइप्स में डिवाइड हो सकती है। नंबर एक, परमानेंट विंड हो सकती है, एक सीजनल हो सकती है और एक होती है लोकल विंड। तो जो परमानेंट विंड्स होती हैं तो वो होती है हमारे ट्रेड विंड्स। अब ट्रेड विंड्स क्या होती है, देखो वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज जो होती हैं, जैसे ये हमारा अर्थ का वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलेंगे वो वेस्टर्लीज और जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलेंगे ईस्टर्लीज, आपको बताया था ना अभी, ये हमारी होती है ट्रेड विंड्स, ठीक। तो वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड है, ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द परमानेंट विंड्स, ऑप्शन में इनमें से दे रखा होगा और भी दे रखी होंगी। तो दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इनकी एक डायरेक्शन होती है, आपको बताएंगे आगे जो भी होगी, ठीक है, उसमें ये पूरे साल बहती रहती है। फिर आता है हमारा सीजनल विंड्स, ठीक। सीजनल विंड्स क्या होती हैं, दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन में, अपनी डायरेक्शन बदल देती हैं। फॉर एग्जाम्पल मानसून इन इंडिया, जैसे कि आपको बताऊँ मानसून में हमारी क्या हो जाती है, साउथ वेस्ट हो जाती है, ठीक है, मतलब जून के टाइम पे 1 जून में साउथ वेस्ट चलती है और अक्टूबर आते आते ऐसे करके फिर वो नॉर्थ ईस्ट विंड बन जाती है ना, तो उनकी डायरेक्शन चेंज होगी तो वो सीजनल विंड होगी। थर्ड हमारा लोकल विंड, लोकल विंड क्या है, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज, डू यू रिकॉल द हॉट, मतलब लैंड ब्रीज कब चलती है, अब देखो ये मान लो ओशन है हमारा और ये हमारा मतलब लैंड है, ठीक। इसमें क्या होता है, दिन में ये जल्दी गर्म होता है तो यहाँ पे बनता है लो प्रेशर, हमारे लैंड पे बनेगा लो प्रेशर और इधर रहेगा हाई प्रेशर, तो एक हमारी हवा जो चलेगी वो चलेगी सी ब्रीज, ठीक, ऐसे करके। और रात में क्या होता है, अब पानी देर से गर्म ठंडा होता है, ठीक है, तो ये इधर लो प्रेशर बन जाएगा ओशन की तरफ और हमारा इसकी तरफ बन जाएगा हाई प्रेशर, ठीक। तो ये किधर से चलेगी, लो टू हाई चले, हाई टू लो चलेगी, यानी कि लैंड से ओशन की तरफ चलेगी, ये होता है हमारा लैंड एंड सी ब्रीज। एक यहाँ पे साइक्लोन का दे रखा है पूरा, नेचर्स फ्यूरी, साइक्लोन का एक आई थिंक एग्जांपल दे रखा है पूरा, जो कब आया था, कैसे कैसे क्या हुआ था, ठीक है, सुनने दो उसको। उड़ीसा में था लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न साउथ सी कोस्ट ऑफ इंडिया इज प्रोन टू साइक्लोन। ये एक स्टोरी दे रखी है उस टाइम पे, डिस्ट्रक्शन कॉज बाय साइक्लोन, कैसे कैसे हुआ था। तो दैट ओरिजिनेट इन द वे ऑफ बंगाल में ओरिजिन हुआ था, 17 से 18 अक्टूबर 1999 में हुआ था। साइक्लोन हिट 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, मतलब हिट किया था। अनदर सुपर साइक्लोन अकर्ड ऑन द 29th ऑफ अक्टूबर 19 सेम मतलब उसी टाइम पे, दैट डिवास्टेटेड लार्ज पोर्शंस ऑफ द स्टेट को, द डैमेज कॉस्ट पर तो सबसे ज्यादा रेन से हुआ था एंड द टाइटल जो उठे थे हमारे ज्वार भाटा उससे हुआ था। तो द विंड्स ऑफ अप टू 260 किलोमीटर पर आवर लास्टेड फॉर ओवर 36 घंटे तक 260 किलोमीटर पर आवर की हवा चली थी। दिस हाई वेलोसिटी विंड्स अपरूटेड ट्रीज वगैरह उखाड़ दिए थे, ठीक है, कच्चे हाउस वगैरह को गिरा दिया था, रूफ टॉप्स जो भी हमारी थी, ठीक है, इंडस्ट्रियल शेड्स और उनके घर वगैरह को सब उड़ा के ले गई थी। पावर सप्लाई भी और टेलीकम्युनिकेशन सब बंद हो गया था, ठीक है। हैवी रेन अकर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द साइक्लोन की वजह से हैवी रेन हुई एंड फॉर 3 days कंटिन्यूसली हैवी रेन होती रही। दीज रेन्स लेड टू द फ्लडिंग, ठीक है, मेजर रिवर्स ऑफ उड़ीसा में फ्लड आ गया। द साइक्लोनिक विंड्स कॉज टाइडल वेव्स दैट स्वेप्ट 20 किलोमीटर तक उन्होंने सब कुछ साफ कर दिया और इनलैंड एंड ब्रॉड मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ था उस टाइम पे कोस्टल एरियाज में। और 7 से 10 मीटर हाई टाइडल मतलब जो हमारा ज्वार भाटा की रेस थी ना वो उठी थी इंट्रूडेड सडनली एंड कॉज्ड मैसिव डैमेज टू द स्टैंडिंग पैडी क्रॉप्स, जो भी हमारा धान की खेती थी उस टाइम पे सारी डैमेज हो गई थी,
फिर ठीक है, द साइक्लोन ओरिजिनेटेड एज अ डिप्रेशन इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड में ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है, नियर ईस्ट ऑफ द पोर्ट विलर के पास में हुआ था 25 अक्टूबर 1999 एंड ग्रेजुअली मूव हुआ था नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्टर्न वेस्टवर्ड डायरेक्शन की तरफ एंड इंटेंसिफाई हुआ था सुपर साइक्लोन में। और फिर इरास्मा एंड जो बालीगोड़ा एक मतलब कोई जगह है उड़ीसा में, उस दिन ये हिट किया था 10:30 बजे। तो सुपर साइक्लोन स्वेप्ट कर गया एंटायर कोस्टल इंक्लूडिंग दी सिटीज ऑफ भुवनेश्वर एंड कटक एंड 28 कोस्टल टाउन्स को ये साफ कर गया, मतलब कि डैमेज कर गया। अबाउट 13 मिलियन पीपल वाला अफेक्टेड, 13 लाख स्टॉक्स वर किल्ड, कितनी चीजें मारी गई थी। स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ पैडी वगैरह सब्जियां फ्रूट्स हैवी बस सब कुछ डैमेज हो गया था ड्यू टू सेलिनेशन, ठीक है। ऑब्वियसली यार जब साइक्लोन आएगा तो क्या होगा, हमारा ओशन वाटर आएगा जो जिसमें सैलिनिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसके अलावा कॉज्ड बाय द टाइडल रिसर्च लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड हैव टर्न इनफर्टाइल लैंड भी अनफर्टाइल हो गई। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ सी साल टीक एंड बम्बू प्लांटेशन भी खत्म हो गए, डिसअपियर हो गया। मैंग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन पैरादीप एंड कोणार्क वैनिश कर, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं, वो तो हमारा उसका था साइक्लोन का। मॉइस्चर की बात करते हैं। व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड, जमीन से पानी उठा डिफरेंट वाटर बॉडीज, कहीं झील से, कहीं नहर से, नदी से, नाले से सिर के, एंड इट बिकम्स वाटर, जलवाष्प बन गया, ठीक है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, किसी भी टाइम पे हमारी एयर में जो वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है, मॉइस्चर जो होता है वो होता है हमारा ह्यूमिडिटी। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर, जब हवा में जलवाष्प फुल होते हैं, वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे, क्योंकि हवा में जलवाष्प बहुत ज़्यादा है और नहीं चाहिए, तो इसलिए क्या होता है एयर गर्म हो जाती है और इसकी कैपेसिटी होल्ड वाटर करने की, कब वाटर वेपर को कम करने मतलब हो जाती है। एक सेकेंड, व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर ह्यूमिड, अच्छा। फिर नेक्स्ट है एज द एयर गेट्स वार्मर, जैसे जैसे हवा गर्म होती है तो हवा गर्म होगी तो क्या होगी, हल्की होगी, ऊपर उठेगी, तो इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी वाटर वेपर को इंक्रीज करने की, होल्ड करने की, एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड, और ह्यूमिड बन जाता है। तो ह्यूमिड डे पे क्या होता है, हमारे कपड़े बहुत टाइम लेते हैं सूखने में, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वाटर वेपर होता है हमारे एटमॉस्फेयर में एंड हमारी बॉडी से पसीना वगैरह नहीं सूखता है, ठीक है, पानी पसीना भी जल्दी इवेपोरेट नहीं होता है और हमको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। ये बताया मॉइस्चर के बारे में। नेक्स्ट है कि व्हेन द वाटर वेपर राइजेस, जब वाटर वेपर जब बढ़ता है, जलवाष्प बढ़ती है, इट स्टार्ट्स कूलिंग, ठीक, ये ठंडी होनी शुरू होती है, द वाटर वेपर कंडेंस होती है, फिर संघनित होती है, कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो जब वाटर वेपर संघनित होके वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होती है, क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ द सच वाटर ड्रॉपलेट्स। बादल क्या है, ऐसी वाटर जो हमारी मतलब जलवाष्प की बूंदों का ड्रॉप वही है, ठीक है, मास है, द्रव्यमान है उनमें। व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम्स टू हैवी टू फ्लोट इन एयर, तो जब ये ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, हवा में बहने लायक नहीं होती, देन दे केम डाउन एज अ प्रेसिपिटेशन। तो कभी कभी प्रेसिपिटेशन हल्का हल्का वो होता है, तो देख लेना प्रेसिपिटेशन। जेट प्लेन्स वगैरह होते हैं जो हमारे हेलीकॉप्टर वगैरह फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। तो हमारे हवाई जहाज अगर आपने देखा होगा कभी उड़ रहे होते हैं तो वाइट वाइट छोड़ते हैं धुआं, वो एक्चुअली CO2 होता है। द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंस, ठीक है, उनके इंजन्स को मॉइस्चर कंडेंस कर देता है, संघनित कर देता है। वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर सम टाइम, अगर हवा नहीं चले तो हम देख सकते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। तो जो हमारा प्रेसिपिटेशन होता है अगर वो अर्थ पे आता है इन लिक्विड फॉर्मेशन में, तो उसको कहते हैं बारिश। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। हमारा जो ग्राउंड वाटर जो हमारा रहता है ना अर्थ के नीचे, जो हम पानी नल चला के निकाल देते हैं, वो हमारा रहता है रेन वाटर से आता है, ठीक है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर, प्लांट्स हमारे वाटर को प्रिजर्व करने हेल्प करते हैं। जब हमारे ट्रीज व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट, व्हेन ट्रीज ऑन हिल, हमारे पहाड़ियों पे जब पेड़ पौधे होते हैं वो साइड्स कट कर दिए जाते हैं उनके, तो रेन वाटर फ्लोज डाउन, मतलब उनके जो हमारा रेन वाटर होता है हमारा बारिश का पानी फ्लडिंग ऑफ लो लेइंग एरियाज में फ्लडिंग कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल होती हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरियोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है, आपको ऊपर तीनों बता चुका हूँ। और फिर ये कहते हैं रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द, लेट इट बी ओपन,
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट्स वगैरह के लिए, सर्वाइवल के लिए रेनफॉल बहुत जरूरी है। एंड एनिमल्स इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ की सरफेस पे फ्रेश वाटर लेके आता है ऑब्वियसली। इफ रेनफॉल इज लेस वाटर स्कैरसिटी हो जाएगी, ड्रॉट मतलब सूखा वगैरह आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर ज़्यादा हो जाए तो फ्लड वगैरह आ जाएगा, ठीक है। और जो फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है वो है हमारे बर्फ गिरना, स्लीट, हेल स्टॉर्म वगैरह गिरना, वो आपको बता दूंगा। चलो कुछ क्वेश्चन लगा देते हैं, उसके बाद आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल सनरेज से कौन बचाता है? ऑब्वियसली हमारा ओजोन लेयर हमको बचाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कौन सी है? सबसे नीचे वाली हमारी ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल में सब कुछ होता है, आंधी वानी वर्षा साइक्लोन सब कुछ इसी में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम द क्लाउड्स? क्लाउड से कौन सी? स्ट्रेटोस्फेयर फ्री रहती है ना। As we go up the layers of the atmosphere, the pressure, obviously pressure घटता रहता है। When precipitation comes down to the earth in liquid form, हमारे उसको बोलते हैं रेनफॉल होना, ठीक। तो मैं आपको और कुछ बताऊं तो वैसे कंफ्यूजिंग चीज है, अगर मैं अभी आपको बताऊंगा आई एम नॉट श्योर आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा, बट स्टिल विल ट्राई। दो तीन चीजें हैं जैसे रखा था इन्होंने, ठीक है। एक हमको फिगर दे रखा था, अगर मैं इधर अपनी इसको एक वैसे नया बना लेता हूँ और इसको हटा देता हूँ, नीचे इसको ट्राई कर, यहाँ पे बना लेते हैं, कोई इशू नहीं। हम अपनी एक अर्थ बना रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ये हमको पता है, ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर, और मैं एक ट्रॉपिकल रीजन बना रहा हूँ 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ, ठीक। तो एक वो रहता है उसको, क्योंकि आपको पता है इस एरिया हमारा क्या रहेगा, लो प्रेशर रहेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम दूसरा नाम देते हैं डोल्ड्रम। हम इसको बोलते हैं डोल्ड्रम, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे लो प्रेशर रहता है, ठीक, तो इसके आसपास में क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है। ये लो प्रेशर है तो इधर हाई प्रेशर रहेगा, सेम हाई प्रेशर रहेगा, ठीक। तो इस हाई प्रेशर को क्या बोलते हैं? ये ट्रॉपिकल था, ये हो जाएगा हमारा सब ट्रॉपिकल, ठीक है। कम्प्लीटली ट्रॉपिकल नहीं, कम्प्लीटली टेम्परेट नहीं है, तो हमारी होगा सब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हो जाएगी, ठीक। सेम यही सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट आप लिख लेना, एक ही साइड का मैं बता दे रहा हूँ, दूसरी साइड सेम ही हो जाएगा, ठीक है। सेम इसके बाद क्या होता है, सब पोलर सेल आता है, जैसे एक ऊपर वाला हमारा पोल आ गया, ठीक, हमारा पोल है, लेकिन उससे पहले एक होता है सब पोलर सेल, उसको ये वाले पोल, ये जो होती है ये होती है हमारी सब पोलर सेल। यहाँ पे होता है हमारा लो प्रेशर, ठीक। और पोल्स पे तो आपको पता ही हमेशा हाई प्रेशर रहता है। तो बस यही था, इसको बोलते हैं लो प्रेशर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर कहते हैं इसको। अगर आपको दिखाऊं तो अभी आपको जो फिगर दिखा रहा था ना उसमें यही है दे रखा, ये जो है ना, ये देखो फिगर, खुल जाए तो वो दिखाता हूँ। हाँ देखो खुल गया, ये देखो इक्वेटोरियल लो प्रेशर डोल्ड्रम्स को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लो प्रेशर है, फिर ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, फिर सब पोलर लो प्रेशर है, और फिर ये हाई प्रेशर है, ठीक है। अभी देखो ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज कैसे बहती है, ये मैं आपको अगले चैप्टर में समझाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक है। तो ये वीडियो भी ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई, तो नेक्स्ट उसमें देखेंगे हम। तब तक के लिए इसको खत्म करते हैं, अगली वीडियो में देखते हैं इसको, ठीक है। ऑलरेडी 34-35 मिनट की हो गई, सी यू यार, थैंक यू। जो भी प्रॉब्लम हो जस्ट डू कमेंट, विल ट्राई टू फिक्स इट आउट। थैंक यू, जय हिंद।